नमस्कार। अफवाह बनाम हकीकत इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेताया है कि अगले 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर त्योहारों के महीने और इस दौरान लोग सावधान रहें, क्योंकि इस दौरान लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बाजारों में भीड़ होती है। ऐसे में जरा सी भी चूक तीसरी लहर को न्योता दे सकती है। यही नहीं, ये भी बताया गया है कि कोरोना की दूसरी लहर अब तक कंट्रोल नहीं हुई है। 5 राज्यों केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मिजोरम और कर्नाटक में 10,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का तो यहां तक कहना है कि सरकार एक दिन में 4 से 5 लाख तक रोजाना मामले के हिसाब से तैयारी कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि इतने मामले आएंगे ही। सभी चाहते हैं हम कि तीसरी लहर ना आए, लेकिन अगर आए तो हम उसके लिए कितना तैयार हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर रोमेल टिक्कू, जो कि डायरेक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन मैक्स हेल्थ केयर के। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर टिक्कू। यहाँ आपसे हम समझना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आप हमको ये बताएं कि कोरोना के मामले देश में इस वक्त भले ही कम हो, लेकिन आने वाले वक्त में कई त्योहार हम जानते हैं। आपको लगता है कि इससे एक बार फिर तीसरी लहर का खतरा बढ़ेगा? स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर काफी चिंतित है। देखिए, तीसरी लहर का खतरा तो हमेशा रहेगा, क्योंकि अभी भी ये वायरस खत्म नहीं हुआ है हमारी कंट्री से। अभी तो केसेस कम हैं, 20,000 के आसपास अभी भी दिन भर हैं, और केरला में मेजॉरिटी केसेस अभी भी हैं। मगर पूरे देश में 34 डिस्ट्रिक्ट अभी भी हैं जिसमें 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। और जिन जगहों पर ज्यादा केसेस नहीं हुए थे पहली सेकेंड वेव में, वहां पर तो हमेशा चांस होगा कि केसेस बढ़ेंगे। स्पेशली फेस्टिव सीजन है, ट्रैवल बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट्स ले रहे हैं। अब गैदरिंग्स नहीं होनी चाहिए, पब्लिक गैदरिंग्स जो है, लार्ज गैदरिंग्स, उससे बहुत ज्यादा खतरा बढ़ता है इन्फेक्शन का। क्योंकि आने वाले सीजन आप देखिए, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, फिर दशहरा है, दिवाली है, तो लोग बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, खाने पीने जाते हैं। बट थोड़ा सा कर्व करना होगा अपना बिहेवियर, क्योंकि हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। देखिए, पहले भी हम गुजर चुके हैं इससे पिछले साल, जब उसके बाद दिवाली के सीजन के बाद अचानक केसेस बढ़ गए थे, या फिर दोबारा मार्च में एक बहुत गंदी डेवास्टेटिंग वेव आई है जिसमें इतने लोगों की जान गई है। हमारे देश में भले केसेस अभी कम हो, मगर आप अमेरिका को देखिए, यूके को देखिए, अभी भी बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। तो उससे हमें सीखना होगा, और जो भी हम सावधानियां बरत रहे हैं, अभी तो हमें बहुत फैसला तय करना अभी इतना काम बाकी है, क्योंकि हाथ साफ करना, मास्क लगाना, ये तो वे ऑफ लाइफ बनाना होगा जी। अभी बहुत फासला तय करना है। डॉक्टर टिक्कू, यहाँ हमारे साथ डॉक्टर हेमंत देशमुख भी हैं, जो कि डीन है केईएम अस्पताल के। डॉक्टर हेमंत, आपसे समझना चाह रहे हैं कि मुंबई में त्योहारों को देखते हुए बीएमसी ने एक अलर्ट जारी किया हुआ है, लेकिन आज सुबह हमने मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीरें भी देखी, किस तरह से लोगों की भीड़, फेस्टिव सीजन चल रहे हैं, एयरपोर्ट पर उमड़ पड़ी, वहां पर अफरा तफरी हो गई। ऐसे में जो अलर्ट जारी किया है बीएमसी ने, और नवरात्र है, बाजारों में भीड़ है, उसको देखते हुए आपको लगता है कि आने वाले वक्त में मुसीबत थोड़ी बढ़ सकती है? और अस्पतालों की तैयारियां आपको कैसी लग रही है? त्योहार के समय में काफी भीड़ हो जाती है। एक तो शॉपिंग की भीड़ होती है, फिर गरबा डांस की भीड़ होती है। तो इसके लिए हम लोग ने ये फरमान जारी किया है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही करें। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब होता है कि हम एक गज की दूरी लंबा रह के करें। और दूसरी बात यह होगी कि हमारे पास जो हैंड सैनिटाइजेशन है उसका इस्तेमाल बार बार करें। यहाँ पर आपने सावधानियों की बात की, और जब से कोरोना काल शुरू है, ये सभी तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं और तमाम लोग इस बात को देख भी चुके हैं कि मास्क, 2 गज की दूरी और साथ ही सैनिटाइजेशन का हम अपने आसपास भी ध्यान रखें और सैनिटाइजर यूज करते हैं, तो उससे बहुत मदद मिलती है। यहाँ पर हमारे साथ तीसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर सुरेश कुमार, जो कि मेडिकल डायरेक्टर है एलएनजेपी अस्पताल के। सर, बहुत बहुत स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में एक वक्त में हमने देखा था, खासतौर से दूसरी लहर की हम बात करें, मई में जब पीक पर तक केसेस पहुंचे थे, यहाँ पर 3.5 लाख से ज्यादा केसेस हो गए थे। अब यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय चेता रहे कि आने वाले वक्त में 3 महीने बहुत सावधान बरतने की जरूरत है, क्योंकि 4 से 5 लाख पर डे केसेस आ सकते हैं। आपको लगता है दिल्ली उसके लिए तैयार है? लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से हमें बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि हम अभी फेस्टिवल सीजन की तरफ जा रहे हैं। अभी नवरात्रा है, फिर उसके बाद दिवाली है, और जिस तरह से मार्केट में भीड़ है,
उसको लेकर निश्चित रूप से चिंता तीसरी जो वेव है उसको खतरे को लेके है। और जैसा कि मेरे सहयोगी डॉक्टर ने बताया कि हमें यदि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बनाए रखना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और हम अभी यदि लापरवाही बरतेंगे, हम सोचेंगे कि कोरोना चला गया, ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। वैक्सीनेशन स्टेटों में 90% पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज मिल चुका है। दिल्ली का वैक्सीनेशन का जो स्टेटस है बहुत अच्छा है, बड़ी फास्ट स्पीड से, बहुत फास्ट पेस से दिल्ली का जो वैक्सीनेशन है वो 2 करोड़ डोजेस टच करने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। उसके साथ साथ यदि वायरस में म्यूटेशन होता है या नया वायरस आता है तो उसके लिए खतरा बना रहता है। उसके लिए हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बनाए रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, हमें समझदारी कंटिन्यू करनी है। यदि हम लापरवाह हो गए तो निश्चित रूप से तीसरी लहर की तरफ बिल्कुल यहाँ पर हमको समझदारी पेश आनी यहाँ पे चाहिए। त्योहार का मौसम है। डॉक्टर टिक्कू, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, टीकाकरण की बात उन्होंने, वैक्सीनेशन की बात की डॉक्टर सुरेश ने, जिस रफ्तार से हो रहा है, 93 करोड़ से ज्यादा लोगों को हो चुका है, आबादी के लिहाज से क्या लगता है इसकी रफ्तार को और तेज किए जाने की जरूरत है? देखिए, रफ्तार तो बढ़ानी पड़ेगी अगर हमें वो टारगेट जो है वो पूरा करना है। हमने बढ़ाया भी है बहुत, अब 93 करोड़ तक तो पहुंच ही गए और एक दिन तो हम 2 करोड़ भी क्रॉस कर चुके हैं। 5-6 दिन हमने 1 करोड़ से ज्यादा किया, तो पॉसिबल है। हमारे पास एक्सपीरियंस है वैक्सीनेशन की। और देखिए इंडिया ने कैसे हैंडल किया है, बहुत अच्छी तरह से। चाइना के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा डोजेज लगे हैं, उसके बाद अमेरिका है। और हमारी जो पॉपुलेशन है चैलेंजिंग काम, मगर जैसे काम बढ़ रहा है आई एम श्योर अभी भी बहुत संभावना है कि हम बढ़ा सकते हैं इसको। और सब लोगों को इसमें, सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना होगा। कोई हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर हम वैक्सीनेशन पे ध्यान देंगे, अच्छी तरह से एग्रेसिवली करेंगे, तो आई एम श्योर कि अगले 3-4 महीने के बाद धीरे धीरे केसेस खत्म हो जाएंगे और एंडेमिक हो जाएगा। क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी रीच करने के लिए या तो नेचुरल इन्फेक्शन हो, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। बड़े शहरों में आप देखिए, दिल्ली, बॉम्बे में तो 0 पॉजिटिविटी रेट ऑलमोस्ट 80% है। बट अगर हम वैक्सीनेशन एग्रेसिवली करें, जैसे हम कर रहे हैं अभी, जैसे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एग्रेसिवली कर रही है, एटलीस्ट 1 करोड़ हमें डेली टारगेट रखना चाहिए अपने लिए, तो बहुत सही होगा हमारे देश के लिए। और मार्च तक तो मुझे लगता है हम पूरा कवर कर पाएंगे, अगर दिसंबर में नहीं कर पाए तो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर टिक्कू हमसे जुड़ने के लिए, और डॉक्टर सुरेश आपका भी वक्त निकालने के लिए। तो यहाँ पर डॉक्टर्स, तमाम विशेषज्ञ यही राय दे रहे हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है कोरोना की तीसरी लहर आए ही नहीं, इसके लिए जरूरी है जो सावधानी अभी तक आप बरतते आए हैं, जो है 2 गज की दूरी और साथ में सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को, और साथ ही मास्क हो सके तो डबल मास्किंग करते रहें, उसी से एक बचाव है। और वैक्सीन लगवाना ना भूलें। अगर आपने एक भी बार अभी तक नहीं लगवाई है तो कोशिश कीजिए जाके वैक्सीन लगवाइए। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। कोरोना का कहर अलग अलग सूरतों में लोगों को परेशान कर रहा है। बेंगलुरु में निजी फाइनेंसर्स बड़ी तादाद में ऑटो रिक्शा जब्त कर रहे हैं क्योंकि लोन की किश्त वक्त पर नहीं चुकाई गई है। ऑटो ड्राइवर्स का कहना है कि कोरोना की वजह से सवारियां नहीं मिल रही हैं, ऐसे में किश्त की वक्त पर अदायगी मुश्किल है। वहीं लेनदारों का आरोप है कि मामला सिर्फ किश्त का नहीं बल्कि ऑटो ड्राइवर्स की नीयत का भी है। बेंगलुरु का कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन, बाहर ऑटोज की एक कतार है, सवारियों से ज्यादा ऑटो। एक यात्री बाहर आता है तो 25 से 30 ऑटो वालों की उम्मीद जगती है। इन्हीं में एक सतीश कुमार है, जिनके 2.5 लाख रुपए के कर्ज में से सिर्फ 39,000 रुपए का बकाया रह गया था। अदायगी में थोड़ी देर हुई तो ऑटो जब्त हुआ और अब ब्याज और जुर्माना लगाकर बकाया 50,000 रुपए के आसपास पहुंच गया है। 8,000 रुपये इंटरेस्ट ले लिया, रिफाइनेंस बनने के लिए 8,000 लिया था। पहले 2 महीने बना था, इंटरेस्ट पूरा वो इंटरेस्ट ले लिया। बाद में घर के पास आके सीज करके चले गए। वो मैं बोले छोड़ो, 2 दिन में आके बनाता हूँ, नहीं छोड़ता है, सीज करके चले गए। एक अनुमान के मुताबिक 25,000 के आसपास ऑटोज हाल में जब्त किए गए हैं।
आरोप यह भी है कि निजी कर्जदाता जब्त ऑटोज को दूसरों को बेच देते हैं। एक तो ये फाइनेंसर का प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया, गाड़ी सीज करता है बिना वजह, नोटिस देता नहीं, नोटिस दिए बिना उसको दूसरे को सेल भी कर देते हैं। प्राइवेट फाइनेंसर का मतलब दूसरा तो ऑप्शन नहीं है ना साहब, गवर्नमेंट तो लोन नहीं देगा, ये तो प्राइवेट लेना ही पड़ता है पूरा आदमी। तो 1.5 लाख का कितना देना पड़ता है? अभी 1.5 लाख था हमारा, तो पूरा बैच का मिला के तो 2.5 लाख होता है। एक ऑटो का लोन 1.5 लाख रुपए का होता है और 30 किस्तों में अदायगी प्रोसेसिंग फी के साथ 2.5 लाख रुपए के आसपास देनदारी आती है। वक्त पर किस्त अदा न करने पर ब्याज दर ब्याज लगता ही है, साथ में जितने दिन गाड़ी जब्त रहती है उसकी पार्किंग फीस अलग। 6 महीने का मोरेटोरियम ऑप्शन दिया था, वो ऑप्शन उन लोग नहीं चूज किए। फिर गाड़ी देखे तो यहाँ नहीं चला रहा, पूरा ऑटो बैंगलोर चला रहा, बैंगलोर से बाहर चला रहा, बैंगलोर के बाहर चला रहा। घर खाली कर को है, घर खाली किए तो हमको इन्फॉर्म नहीं कर को है। हम लोग जो गाड़ी सीज कर रहे हैं वो गाड़ी सभी मिनिमम मैक्स टू मैक्स 15 से 20 महीने का ऊपर ही। दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ी तादाद में ऑटोज जब्त किए जा रहे हैं। इससे कई परिवारों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।